विचारों की वो प्रणाली जिससे हमारा पूरा जीवन छवि का निर्माण करता है, उन छवि के बनाने वालों में विचारों के प्रति कितना बहुमान होता है, एक भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। विचार जब यात्रा करके शब्दों का रूप ले लेते, शब्द ही बार बार हमारे साथ जुड़ करके हमारी आचरण का रूप ले जाते और आचरण आदत के रूप में, तो आदत फिर हमारे चरित्र को प्राप्त कर जाती, जिस चरित्र को शायद हम बनाता तो कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन बनाते अच्छे चाहते वक्त भी हम उसको या तो मेंटेन नहीं कर पा रहे अथवा उसको मैनेज नहीं कर पाते। ये चरित्र तक की यात्रा जिन विचारों से प्रारंभ हुई, उन विचारों को अनायास उपज जाते तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब प्रयास पूर्वक वो उपजने लग जाते हैं तो फिर हम एक कयास तो लगाते हैं कि हमारा चरित्र और हमारी छवि उन्नत बनती चली जाए, लेकिन कयास लगाने से मात्र किसी का भाव पूरा होता तो दुनिया में कयास लगाने वाले इतने हैं कि छवि की प्यास उनके प्रयास के बाद भी पूरी नहीं हो पाती। अब इन विचारों में उत्थान पतन जो होता, सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं कषायों का पुट उनके साथ जुड़ता चला जाता, और ये जो कषाय हैं ये आपस में इंटरचेंजेबल जो होती हैं, तो हम उन इंटरचेंजेबल कषायों के किसी एक पहलू को पकड़ने का और नियंत्रण करने का प्रयास करते, छिटक करके वो दूसरा रूप प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आम धारणा होती है किसी भी व्यक्ति के बारे में कि ये क्रोध बहुत करता है, तो वो अपने उस क्रोध के स्वभाव को पहचान करके और नियंत्रण करने का प्रयास करता, और थोड़ी बहुत उसके उस क्रोध में नियंत्रण आ पाती कि उसका इस क्रोध का नियंत्रण का मान ही उसको फिर घेर लेता। ये इंटरचेंज हुई, उसको लगा मैंने अपनी कषाय पर काबू पा लिया। हुआ ये कि क्रोध से वो कषाय मान में तब्दील हो गई। अब उसको लगा कि लोग मेरे लिए इगोइस्टिक बोलने लग गए हैं, मैं बहुत अभिमानी हूं, तो फिर वो अपने उस अभिमान को ढकने के लिए सभ्य लोगों के बीच में सभ्यता का प्रस्तुतिकरण करता, और अक्सर सभाओं में जाकर के ही वो सभ्य दिखने का प्रयास करता। लेकिन जब भी उसका वो एकांत जीवन उसके साथ रूबरू होता, तो इस एकांत को कोई यदि उसका देख ले तो लगता कि इसके अंदर इस मायाचारी को बढ़ाने का भी अभिमान बढ़ता जा रहा है। इतना ही होता तो फिर भी ठीक थी, लेकिन जैसे ही उन सभाओं में उस मायाचारी रूप प्रदर्शन के माध्यम से उसके लिए कुछ प्रशंसाएं, प्रसन्नताएं, प्रसिद्धियां और प्रतिष्ठाएं जब मिलती चली जाती, तो एक लोभ उसके लिए अंदर ही अंदर कुरेदता रहता कि तुम कभी अपने इस भाव को बदलने का प्रयास मत करना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आज की बनी हुई छवि कल और भी ज़्यादा धूमिल हो जाए। बनावटी जब छवि होती है तो उस बनावटी छवि के हम दास बन जाते हैं। क्यों? मैंने जो एक बार अपनी छवि प्रस्तुत कर दी, यदि वो कल को नहीं दिखी तो लोग मेरे पुराने अतीत को भी कोसेंगे, और कल को मुझे यदि इसको मेंटेन करना है तो मुझे इस छवि के हिसाब से अपने आप को मैनेज करना है। आप लोग सुन रहे हैं? क्या ये जीवन हम अपने जीवन में आसपास कई बार नहीं जीते?
क्या ऐसी ही छवि जो हमारी उन लोगों के बीच में बनी होती है, तो क्या उन लोगों के साथ हम अपने आप को जीते हुए नहीं पाए जाते? बिल्कुल पाए जाते हैं। अब हमें ये समझना है कि हमारा ओरिजिनल बिहेवियर क्या है, और ये भी समझना है कि हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है। हाँ, हम जिस परिचय से जी रहे हैं, क्या वो परिचय मेरा असली परिचय है? हम जो व्यवहार निभा रहे हैं वो हमारा असली व्यवहार है? महाराज, बात कुछ कुछ तो समझ में आ रही, लेकिन थोड़ा जो आपने प्रश्न कर दिया उसमें थोड़ी सी उलझ गई। हमें मालूम है कि उलझी कहाँ पर है, और ये भी समझ रहे हैं कि आप समझे कहाँ पर है। बहुत कठिन होता है, समझाने वाला ये समझ जाए कि तुम कितना समझे हो कितना नहीं समझे हो, तब तो लगता है कि वो उस व्यक्ति से जुड़ पाएगा जिससे वो बात कर रहा है। नहीं है तो ऊपर ही ऊपर ये भाषण और प्रवचन और उपदेश आज तो सोशल मीडिया पर भरे पड़े हुए हैं, और जब तक उस सोशल मीडिया के प्रवचनों वाला व्यक्ति सोशल होकर के सामने वाले व्यक्ति के उन कषायों का शोषण ना कर पाए, तब तक वो उससे जुड़ नहीं सकता। और ये कर पाना तब संभव है जब उनके मनोभाव को वो स्पर्श कर पाए। तो अब समझ क्या पाए? वो ये समझ गए कि नहीं, हम बनावटी जीवन तो कई बार जीते हैं, लेकिन समझ जो नहीं पाए वो ये है कि हम अपनी छवि के जो दास हो जाते हैं, तो उस छवि के दास बनते वक्त हम कितने और आर्टिफिशियल होते चले जाते हैं। और आर्टिफिशियल कैसे? कुछ लोगों के बीच में हमारी जो छवि बनी है वो हमारा बिहेवियर ओरिजिनल है कि नहीं, इसके बारे में पहचान करने का अवसर तो देती है, लेकिन हम पहचान नहीं कर पाते। अब सीधे से हम इस सिद्धांत को हम दृष्टांत में लाने का प्रयास करें, ताकि आपके लिए विषय थोड़ा सा आसान हो जाए। वैसे इतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि आपका विषय जब आपको दिया जाता है तो कठिन तभी लगता है जब उसके बारे में हम अवेयर नहीं होते कि मेरे बारे में बात की जा रही है कि पड़ोसी के बारे में की जा रही है। लेकिन जब लगता है कि ये तो कुछ मेरे ही जीवन की बात की जा रही है, तो लगता है कि सब कुछ मेरे लिए तो कहा गया। दृष्टांत भले किसी का आ जाए, लेकिन उस दृष्टांत में यदि कोई नायक बनता है तो हम स्वयं बन जाते हैं, जब वो हमारे चरित्र से जुड़ा हुआ दृष्टांत होता है। तो ऐसे ही अब देखना, आप किसी ऑफिस में गए, ठीक है ना? जैसे आप ऑफिस में जाए, सबसे पहले कौन मिलता है? रिसेप्शनिस्ट। उसके पहले कौन मिलता है? वॉचमैन। अब आपने वॉचमैन के प्रति जो बिहेव किया, आपको एक कल्पना करनी है कि आपने उससे क्या बिहेव किया, ठीक है? बताना नहीं कुछ भी, क्योंकि अब कितने लोग बताओगे, हमें तो अकेला सुनने वाला। तो ऐसे में आपने उससे क्या व्यवहार किया, आपको सोचना है। नेक्स्ट मिलता है आपको रिसेप्शनिस्ट। आपका बिहेवियर जो वॉचमैन वाला था, क्या सेम वही चेयरमैन वॉचमैन वाला है? ठीक, कोई बात नहीं। अब ये तय करना है कि वो आपका वॉचमैन वाला और रिसेप्शनिस्ट वाला, ये दोनों जो बिहेवियर हैं, इन दोनों में से आपका ओरिजिनल कौन सा है? चलो कोई बात नहीं। इसके बाद थर्ड आपको मिलता है मैनेजर। ऐसे ही होता ना, पहले वॉचमैन, फिर रिसेप्शनिस्ट, फिर मैनेजर। अब मैनेजर से आपने जो वार्तालाप की, बिहेव किया, क्या जो दो पहले कर चुके हैं उसके सिमिलर था या कुछ चेंज था? अब ये तीन आपके बिहेव हुए 10 मिनट के भीतर, इन तीनों में आपका ओरिजिनल कौन सा था? अब इसके बाद चौथा फिर आपको मिलता है चेयरमैन। अब वॉचमैन से लेकर के चेयरमैन तक का जो आपका बिहेवियर है, इन चारों में आपका ओरिजिनल कौन है? और यदि आप ये कहते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी है, तो बिहेवियर यदि ओरिजिनल हो तो वो रिपीट भी होना चाहिए, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। अब हमें ये समझ नहीं पा रहा है कि हमारा पहला वाला ओरिजिनल है, दूसरा वाला, तीसरा वाला अथवा चौथा वाला। सुन रहे हैं ना आप लोग? इसका भी रखना, स्टैंड रखना। अब दूसरा, आप अपनी जो आइडेंटिटी दे देते हैं, जैसे सबसे पहले आप गए, अक्सर होता है हम लोग के सामने भी जो बाहर से लोग अथवा आसपास की कई समाजें जो आती हैं, सबसे पहले महाराज कौन है वो नहीं जानते होंगे, लेकिन महाराज हम वहाँ से आए,
और हम उन फला कंपनी के ये जो कुछ भी हैं पदाधिकारी, सबसे पहले वो अपना परिचय देते हैं। अरे तुम जहाँ पर परिचय खो करके और कुछ संचय करने आए थे, वहाँ पर भी परिचय दे करके तुम ले जाने में बहुत पीछे हट जाओगे। अरे तुम जब कहीं भी घर से बाहर गाड़ी निकाल के निकलते हो, पैसा खर्च करते हो, पेट्रोल खर्च करते हो, समय खर्च करते हो, ये तभी खर्च करते हो जब जहाँ जा रहे हैं मिलने की उम्मीद हो। और यदि तुम साधु के पास जाओ और वहाँ से जो मिल सकता है उसमें भी तुम अपना भरा हुआ को थैला वहाँ सामने रख दो। ये भरा हुआ थैला क्या होता है महाराज? यही कि तुम खाली थैला लाते तब तो कुछ यहाँ से ले जा पाते, तुम तो भरा हुआ लेकर के आए कि हम फला समाज से आए हो, फला पदाधिकारी हैं। ये भरे हुए जब भी तुम साधु के पास जाओगे तो कभी भी कुछ वहाँ से ले नहीं पाओगे। महाराज सुनते तो यही हैं कि कभी भी साधु के सामने खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन खाली माथ अवश्य जाना चाहिए। और जब खाली माथ नहीं पहुंच पाते तो तुम चाहे भरे हाथ भी पहुंच जाओ, वहां से खाली हाथ ही लौट करके आते हैं। तो अब देखो आपकी आइडेंटिटी आप क्या बताते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाए व्हाट्स योर नेम, तो आप क्या जवाब दोगे? व्हाट्सएप नेम बोलते तो कोई बात नहीं, हु आर यू ये पूछा मान लो, तो आप क्या बोलोगे? माई नेम इज फला फला। आपसे क्या पूछा गया? हु आर यू। आपने क्या बोला? माई नेम इज। यू का आंसर आई में होना चाहिए कि माई में होना चाहिए? हु आर यू ये पूछा ना आपसे, आपको बोलना चाहिए आई, आपने क्या बोला? माई नेम इज फला फला। उसके बाद इतने भी संतुष्टि नहीं मिलती, माई नेम इज फला फला, उसके बाद माई डिग्री, क्योंकि डिग्री के बगैर आपकी वजन नहीं बढ़ती। उस डिग्री के बाद आपका ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय, और यदि किसी वो ऑक्यूपेशन किसी विशेष आप बड़ी कंपनी में बड़ी संस्था में करते हैं तो डेट माई कंपनी। और कंपनी भी किसी बड़े देश की है, एमएनसी है कोई, तो बहुत बड़ी कंपनी किसी देश की है, दैट इज बिलोंग फ्रॉम अमेरिका, जापान, जर्मनी, कुछ भी। अब आपने आपका जो परिचय दिया, देना तो चाहिए था आए, आपने दिया माय। पहला माय तो फिर भी ठीक था कि योर नेम, दैट इज, तो आपने क्या बोला? माय नेम, माय नेम इज फला फला, माय डिग्री, माय ऑक्यूपेशन, माय कंपनी एट दैट कंट्री। ये सब जो आपने अपनी परिचय के साथ जोड़ने वाली जो उपाधियां जोड़ दी हैं, ये कितने आपको भारी कर दी। और ये जो उपाधियां जोड़ी हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग ही आपको उन लोगों के बीच में बिहेव करना मजबूरी हो जाती है। यदि मैं उस कंट्री की कंपनी में काम करता हूं तो उस कंट्री की लैंग्वेज भी मेरे साथ जोड़े थोड़ी सी। मैं उस अमेरिकन इंग्लिश को भी थोड़ा सा टंग को फोल्ड करके बोलूँगा, वाह यू वाह, समझ रहे हो ना आप लोग। तो ये जो आपका वहाँ पर आया, ये आपकी एक मजबूरी बन गई, क्योंकि आपने अपनी छवि किस रूप में बनाई? उस अमेरिका की कंपनी में आप काम करते हैं, फिर उसके बाद उस कंपनी रेपुटेड है, मान लो माइक्रोसॉफ्ट है, कुछ भी है, XYZ, तो फिर आप उसके जो टूल्स हैं, उसके जो वेपन्स हैं वो यूज करेंगे। महाराज उसके टूल्स और वेपन्स, हाँ ये सब हथकंडे तो होते हैं। हथकंडे का मतलब क्या है? टूल्स। उस कंट्री, उस कंपनी के जो कुछ भी टूल्स जो सब उसके लिए जग जाहिर हों, उनमें से कुछ एक आध अपने साथ जोड़ करके आप उसको मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद आप यदि किसी विशेष पद पर हैं, आप किसी व्यवसाय में हैं, किसी ऑक्यूपेशन में हैं, तो उसके हिसाब से आपका कुछ रंग ढंग दिखने लग जाएगा। अभी जो बता रहे हैं इसमें आप भीतर और बाहर में बहुत बड़ा गैप पैदा कर रहे हैं, और जहां पर भी गैप पैदा होता है वहीं भी खोखलापन होता है। ठोस चीज में और खोखली में क्या अंतर है? बाहर और भीतर के बीच में गैप है, उसका नाम खोखला है, और जब बाहर और भीतर जुड़ा हुआ है उसका नाम ठोस है। आप लोग सुन रहे हैं ना? आपके घरों में खोखली चीज भी होती होंगी और ठोस चीज भी होती होंगी। ठोस चीज क्या होती है? जैसे मूसल है, वो बाहर और भीतर एक जैसा है, उसको तोड़ोगे तो अंदर भी जैसा निकलेगा। और चिमनी है, मान लो
क्योंकि आजकल तो वो तो होते नहीं, चिमनी तो कहाँ, आजकल तो सिर्फ गैस की चिमनी होती है और मॉड्यूलर किचन में वो गोलक टाइप की होती हैं। कभी आपने वो फूकनी देखी हो जो चूल्हे को फूकने के काम आती थी? वो उसमें एक दीवार से दूसरी दीवार तक के बीच में काफ़ी गैप है। ठीक ऐसा ही आप अपने अंदर के दीदार और बाहर के किरदार में जब गैप पैदा कर लेते हैं तो आप खोखले पाए जाते हैं, और जब भीतर और बाहर एक जैसे होते हैं तो आप स्तंभ बन जाया करते हैं। अब देखना, आपने जो अपनी उपाधि के साथ जो जोड़ा, सब कुछ जोड़ते चले गए, नाम जोड़ा, डिग्री जोड़ी, और डिग्रियां जोड़ते वक्त आप उन डिग्री को शायद ये मान लेते हैं कि ये मेरी योग्यता के प्रमाण हैं। ये डिग्री की व्यवस्था बहुत बाद भारत में थोपी गई, और इसलिए थोपी गई क्योंकि इस एक छोटा दृष्टांत याद आ गया। एक बार गांधी जी को लगा कि मैं जो इन भारतीयों को बहुत जागरण में करने लगा हूँ, इनको देशभक्ति के प्रति जगाना चाहता हूँ, क्यों ना मैं भाषणों के साथ साथ स्कूलों में जाकर के नई पौध में भी इस देशभक्ति और आज़ादी के प्रति जुनून पैदा करूँ। तो एक सोचा बहुत अच्छा आइडिया है, और चूंकि टैलेंटेड तो थे ही, अच्छे वक्ता भी थे, अच्छे एक लेक्चरर भी हो सकते थे, तो गए किसी एक स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए। सत्य घटना है ये। और जैसे ही वो इंटरव्यू देने गए, जो भी उन्होंने प्रश्न पूछे बखूबी जवाब दिए, क्योंकि गांधी जी हैं। और उसके बाद ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, आपने डॉक्यूमेंटेशन कर दीजिए, आप डॉक्यूमेंट फाइल करिए। जैसे उन्होंने बड़े संतुष्ट थे गांधी जी, देखो मेरा इंटरव्यू तो लगभग सब प्रश्नों का मैंने अच्छे कॉन्फिडेंटली जवाब दिया ही है, और डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है, मैं तो इन्हीं के विलायत से और वकालत की डिग्री करके आया हूँ, तो पक्का अब मेरा तो सिलेक्शन पक्का है ही। और जैसे डॉक्यूमेंट्स दिए, उसने पहली नज़र में देख के वापस कर दिए, बोले नहीं आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ इस स्कूल में सिर्फ बीए की डिग्री चाहिए। तो बोले बीए तो बहुत छोटी सी बात है, मैंने तो यहाँ पर लॉयर बन के आया हूँ, उन्हीं के देश से बनकर आया हूँ, जिस देश के फिरंगी यहाँ पर इन सारे स्कूलों के संचालक बने बैठे हैं। बोले कुछ भी हो, सिर्फ बीए मतलब बीए। तब गांधी जी को समझ में आया कि ये डिग्री के तहत किसी को किसी पद पर नियुक्त करने की जो षड्यंत्र और साजिश है, ये इनकी सोची समझी साजिश है। क्योंकि इस पर्टिकुलर उस डिग्री के लोग, मैं जहाँ चाहूँगा अपने उन फिरंगियों को अथवा अपने उन चापलूसों को ही भर्ती कर पाऊंगा जो मेरी चापलूसी करेंगे। और हुआ, अंग्रेजों की जिन जिन ने चापलूसी की आज भी फल फूल रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? अंग्रेजों की जिन जिन ने चापलूसी की आज भी बड़े बड़े घरानों के वो फल फूल रहे हैं। ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, ग्वालियर वाले सब समझदार हैं।